नमस्ते। आज हमारे सामने है stramonium.pdf और हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रोमोनियम की। जी। जैसा कि केंट ने बताया है, इससे जुड़ी सबसे पहली और चौंकाने वाली बात है इसकी हिंसक मानसिक हालत। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ज्यादा एक्टिव, भड़की हुई सी स्थिति है ना? हाँ, उत्तेजित, प्रेरित अवस्था। इसमें इंसान जैसे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, विनाशकारी, दूसरों को या खुद को भी नुकसान पहुंचाने वाला। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं मारना, काटना, फाड़ना, चीखना, कोसना, चीजें तोड़ना, ये सब। बाप रे! और ये एकदम से शुरू हो सकता है। हाँ, अचानक। हो सकता है थोड़ी देर में शांत भी हो जाए, पर अक्सर ये लंबे समय तक चलने वाला या बार बार होने वाला उन्माद जैसा होता है। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर स्ट्रोमोनियम के मुख्य पहलुओं को समझें। मतलब ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, चरण क्या है और शरीर पर क्या असर पड़ता है। जी हाँ। तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। देखिए, स्ट्रोमोनियम अवस्था का जो मूल कारण स्रोत बताता है वो है अचेतन मन का। अच्छा, एक तरह से बेलगाम विस्फोट। बेलगाम विस्फोट मतलब? मतलब हमारे मन के गहरे हिस्से में जो पाश्विक जंगली भावनाएं होती है ना, हाँ, वो अचानक से बिना किसी रोक टोक के बाहर आ जाती हैं। हाँ। और इसी से वो हिंसक आक्रामक बर्ताव होता है। अच्छा, तो आमतौर पर तो हमारा दिमाग इन पे काबू रखता है। बिल्कुल। हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा, हमारी क्या कहते हैं समझदारी, विवेक और समाज के नियम, संस्कृति, ये सब इन पर लगाम रखते हैं। लेकिन स्ट्रैमोनियम में ये कंट्रोल ढीला पड़ जाता है या कहिए बिगड़ जाता है, और नतीजा वो दबी हुई भावनाएं अचानक और भयानक हिंसा के साथ सामने आ जाती हैं। समझ गई। जैसे कोई बांध टूट गया हो। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसकी शुरुआत किसी बड़े डर या सदमे से हो सकती है। हाँ, गंभीर भय, कोई गहरा भावनात्मक सदमा, सिर की चोट या फिर दिमाग पर असर डालने वाले बुखार। अच्छा, बुखार भी? हाँ, भले ही बुखार हल्का हो, पर अगर साथ में ऐंठन या दौरे पड़ रहे हों तो वो भी एक कारण हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसके लक्षणों के भी चरण होते हैं। हाँ, कैसे चरण? शुरुआती लक्षणों में अक्सर बहुत ज्यादा डर शामिल होता है। डर? किस तरह का डर? जैसे अंधेरे से डर, कब्रिस्तानों से या फिर सुरंगों और बंद जगहों से डर, पानी से या कुत्तों से भी डर हो सकता है। अच्छा। मरीज को लग सकता है कि रात में बत्ती जला के रखना जरूरी है। और ये लक्षण बढ़ते भी हैं? हाँ, रात के समय बढ़ सकते हैं, या फिर पानी की सतह या कोई चमकती चीज देखने पर, जैसे आईना या आग। ओह, और शरीर में ऐंठन का भी जिक्र था? जी हाँ, शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऐंठन हो सकती है, आंखों में, गर्दन में, हाथ पैर में। ये शुरुआती दौर है। ये तो शुरुआती लक्षण हुए डर और ऐंठन वाले। फिर वो जो हिंसक दौर जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, वो कब आता है? वो इसका समझिए आखिरी चरण है, अचेतन का पूरी तरह से हिंसक विस्फोट। तब क्या होता है? मरीज अचानक खिड़कियां तोड़ना शुरू कर सकता है, घर का सामान, फर्नीचर तोड़ सकता है, अपने ही घर के लोगों को मारने की धमकी दे सकता है। हे भगवान! वो बहुत ज्यादा आक्रामक और बिल्कुल बेकाबू हो सकते हैं। या फिर दूसरी तरफ एकदम अकड़ कर बैठ सकते हैं, एक टक जंगली आंखों से घूरते हुए। और वो पानी से डर वाली बात, हाइड्रोफोबिया? हाँ, कभी कभी वो भी देखा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो हालत इतनी बिगड़ सकती है कि मरीज को अस्पताल में रखना पड़े और संयम की जरूरत हो, मतलब बांध कर रखना पड़े। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है मानसिक स्थिति की। पर क्या इसका कुछ शारीरिक असर भी होता है? स्रोत कुछ कहते हैं इस बारे में? हाँ, बताते हैं। हालांकि ये सही है कि मानसिक लक्षण कहीं ज्यादा हावी रहते हैं, पर स्रोत के अनुसार इसका हमारी बाहरी नसों पर, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र पर भी जोरदार असर होता है, और उससे शरीर में एक ऐंठन वाली हालत पैदा होती है। अच्छा, किस तरह के मामलों में ये देखा गया है? बताया गया है कि ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहा है जिन्हें जन्म के समय कोई चोट लगी हो या नवजात पीलिया हुआ हो और उनके शरीर में अकड़न हो, मतलब स्पैस्टिक हो। ओह। और स्ट्रोक या चोट के बाद अगर लकवा हो जाए या फिर कोरिया हो, उसमें भी। कोरिया वो क्या होता है? कोरिया मतलब शरीर के अंगों का, खासकर हाथ पैरों का अपने आप हिलना, अनैच्छिक हरकतें। अच्छा, समझा। और कोई शारीरिक प्रभाव? हाँ, और भी हैं, जैसे सिर दर्द, जो खास तौर पर धूप, गर्मी या लेटने से बढ़ता है। बेसिलर मेनिंजाइटिस, मतलब दिमाग की झिल्ली की सूजन। आंखों में खिंचाव, तिरछापन, जिसे स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। पुराने फोड़े या सेप्टिक अवस्थाएं, खासकर अगर उनमें ऐंठन भी हो। और कूल्हे का दर्द भी। ये सब स्रोत में बताए गए हैं। स्रोत में कुछ दूसरी दवाओं से इसकी तुलना भी की गई है ना? हाँ, बिल्कुल। बेलाडोना से तुलना की गई है। जैसे वो तेज बुखार वाला जो एकदम शुरुआती दौर होता है, वो एक जैसा हो सकता है।
लेकिन स्ट्रोमोनियम का बुखार अक्सर या तो बार बार आता है या फिर लगातार बना रहता है, जबकि बेलाडोना में जो वो बहकी बहकी बातें होती है ना, हाँ, जैसे दीवारों पर चढ़ना, भ्रम। हाँ, वो आमतौर पर जब बीमारी बहुत तेज होती है उस हालत में होता है। और हायोसाइमस का उन्माद स्रोत के मुताबिक ज्यादा निष्क्रिय होता है। मतलब मरीज आमतौर पर शांत रहेगा, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो या कोई उसे उकसाए धकेले तब वो हिंसक हो सकता है। तो क्रम क्या हुआ? सबसे ज्यादा हिंसक कौन? स्रोत के हिसाब से सबसे ज्यादा हिंसक स्ट्रोमोनियम है, फिर बेलाडोना और उसके बाद हायोसाइमस। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चरम उदाहरण भी दिया है एक सामूहिक हत्यारे का। उसमें स्ट्रोमोनियम पर विचार करने की बात कही गई है, हालांकि साथ में नक्स वोमिका जैसे दूसरे उपचारों का भी जिक्र है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में लिखी बातें बता रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी भी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे, बस जानकारी दे रहे हैं। इसमें अगर खोपड़ी के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हो जाए और दिमाग के खास हिस्से हाइपोथैलेमस को नुकसान पहुंचे, तो उससे भी स्ट्रोमोनियम जैसा ही गुस्सा और भटकाव पैदा हो सकता है। और शराब, हाँ, बहुत ज्यादा शराब पीने पर भी ऐसी ही हालत हो सकती है, ऐसा स्रोत में लिखा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत स्ट्रोमोनियम को अचेतन मन के एक चरम, बिल्कुल बेकाबू विस्फोट की तरह दिखाते हैं। हाँ, जो अक्सर अचानक और भयानक हिंसा के रूप में सामने आता है। हमने इसके मानसिक लक्षणों, इसके मुमकिन कारणों, इसके अलग अलग चरणों और कुछ शारीरिक प्रभावों पर भी बात की। जी। ये स्रोत ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमारे अंदर गहरे बैठे डर और वो जो सहज भावनाएं हैं, हाँ, जब उन पर से कंट्रोल हट जाता है तो वो कैसे सतह पर आ सकती हैं। और उससे बर्ताव में कितना नाटकीय, कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोतों में स्ट्रोमोनियम जैसे गुस्से और दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से को संभावित नुकसान के बीच जो एक कड़ी बताई गई है, हाँ, वो क्लिनिकल सिंड्रोम वाली बात, हाँ, उसे देखते हुए ये इंसान के चरम बेकाबू बर्ताव के पीछे शारीरिक या जैविक कारणों के बारे में क्या इशारा करता है, इस पर सोचा जा सकता है।